नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने सुना होगा कि लो लेवल पर बाय करके हाई लेवल पर सेल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ को एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो। लेकिन क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि हम लोज पर बाय करके हाइज पर सेल कर सकते? और क्या बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स, प्रोफेशनल सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करते टू फाइंड देयर सक्सेस? देन इसका जवाब है नो। क्योंकि हर बार लो पर बाय करके हाई पर सेल करना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके अलावा दोस्तों कंटिन्यूअसली सेव करो, एक्सपेंसेस कम करो, पैसों को मैनेज करो, ये तरीके बताए जाते हैं। हाँ, ज़रूर इन तरीकों की मदद से आप वेल्दियर बन सकते हो, लेकिन आपके वेल्दीनेस की क्या रेंज हो सकती है, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आगे जाकर इनिशियली बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर हम हमारी वेल्थ में, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस में कैसे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें तो उनके ही तरीकों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आप कहोगे कि बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर क्या ये मुझे अभी ज़रूरी है? तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यस, आपको ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है देन आपको बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनल्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड करंटली आपको हेल्प करेगा ही एंड आगे जाके जब भी आपकी वेल्थ ग्रो हो जाएगी तब आपको ये मैनेज करने में ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में कौन से कंपनी का एक्सपोजर होना चाहिए। दोस्तों इंडियन कंपनीज की पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री अगर हम देखेंगे फ्रॉम 2000, तो ये देखा गया है कि स्मॉल कैप कंपनीज ने लार्ज कैप कंपनीज को आउट परफॉर्म किया है इन इंडियन मार्केट्स एज वेल एज इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। स्मॉल कैप कंपनीज ज़्यादा रिस्की होती है एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप कंपनीज, क्योंकि वो लेस एस्टेब्लिश्ड होती है। बैंक के लिए भी ये रिस्की कैंडिडेट्स मानी जाती है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल ऑपरेशंस, फ्यूअर एम्प्लॉयज, रिड्यूस्ड इन्वेंट्री एंड ऑल्सो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मिनिमल होता है। एंड ये इन कंपनीज की बात है, यहाँ से इनकी शुरुआत होती है दोस्तों। एंड इनके लिए ग्रोथ का चांस भी बहुत होता है। एंड हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनीज ने ही लार्ज कैप कंपनीज को आउट परफॉर्म किया है। सेम चीज़ आपको म्यूचुअल फंड्स में भी देखने को मिल जाएगी, स्मॉल कैप फंड्स ने ही लार्ज कैप फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने अपनी मैक्सिमम वेल्थ भी स्मॉल कैप स्टॉक्स से ही जनरेट की है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, रिस्क भी है और रिटर्न्स भी है। और हम सबको तो पता है कि जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होती है। इसलिए बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर हमें कॉशियसली इन्वेस्ट करना है। हमें हमारे पूरे पैसे स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें हमारे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सपोजर स्मॉल कैप में रखना चाहिए, थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप बेस्ड ग्रोथ कंपनीज में रखना चाहिए एंड थोड़ा आप लार्ज कैप में रख सकते हो। एंड स्टेप बाय स्टेप जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वैसे आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप का एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। सेम वे में आपको म्यूचुअल फंड के लिए फॉलो करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दोस्तों कि म्यूचुअल फंड के केस में कभी भी लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट ना करें, उससे अच्छा आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। सेकेंड तरीका जिससे आप आपकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो वो है इन्वेस्टमेंट इन द वैल्यू एंड ग्रोथ कंपनीज। वैल्यू कंपनीज की अगर हम बात करें तो इनकी प्राइस बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इट्स अंडरलाइनिंग मेजर्स लाइक बुक वैल्यू, सेल्स, अर्निंग्स एक्सेट्रा, क्योंकि ये कंपनीज ग्रो नहीं हुई होती है एंड इनके अर्निंग्स भी बहुत पुअर होते हैं, इनके फीचर्स का आउटलुक भी बहुत पुअर होता है। लेकिन इन कंपनीज को बाय करने का फायदा ये होता है दोस्तों कि हमें कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटीज मिल जाती है। एंड ये कंपनी जब भी ग्रो होती है देन ये हमारे पोर्टफोलियो को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है एंड इन कंपनीज में कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड ग्रोथ कंपनीज की अगर हम बात करें तो ये कंपनीज प्रूवन होती है, इनको हेल्दी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज कंसिडर किया जाता है। ऑल्सो इन कंपनीज की प्राइस एज कम्पेयर टू वैल्यू कंपनीज थोड़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। तो इन दोनों टाइप ऑफ कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क एपेटाइट सो दैट हमारे पोर्टफोलियो में हम एडिशंस ला सकते हैं। थर्ड थिंग जो हमें यहाँ पे फॉलो करनी है वो है रीबैलेंसिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर आपके एसेट एलोकेशन में चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू द मार्केट राइज एंड फॉल, देन आप आपके एसेट का रीबैलेंसिंग कर सकते हो। मतलब आपका इनिशियल परसेंटेज एलोकेशन जितना था उतना सेम परसेंटेज एलोकेशन आपको करना है, उसे रीबैलेंसिंग कहा जाता है। सवाल अभी यहाँ पे ये है कि हमें रीबैलेंसिंग कब करना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखो कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंटली रीबैलेंसिंग करना चाहिए। पोर्टफोलियो को रिव्यू करते ही रहो, लेकिन रीबैलेंसिंग 3 से 4 साल में एक बार जरूर करो। ऑल्सो ये ध्यान में रखो कि रीबैलेंसिंग करने के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस, टैक्स भी लगता है, इसलिए रीबैलेंसिंग तभी करो जब वो परफेक्टली जस्टिफाइड है। जब मैक्रोज एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, जैसे कि निफ्टी का पी हाई लेवल पे 27 पर है, निफ्टी का पी बॉटम लेवल पर 10 पर है, डिविडेंड डील्स 0.5 पर है, बॉन्ड डील्स एट 20 ईयर्स हाई पर चले गए हैं या फिर बॉन्ड डील्स 20 ईयर्स लो पर ट्रेड कर रहे हैं, देन इन केसेस में हमें रीबैलेंसिंग करना चाहिए। मैंने रीबैलेंसिंग को इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद द एग्जांपल, तो आप इस वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो। फोर्थ थिंग जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है वो है फोकस ऑन पैसिव रूल बेस्ड अप्रोच। बेस्ट वे टू इंप्रूव योर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इज फोकस ऑन पैसिव रूल बेस्ड अप्रोच। एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर निफ्टी का पी 14 पर है देन आपको 70% एक्सपोजर इक्विटी में रखना है। अगर निफ्टी का पी 24 पर चल रहा है देन आपको सिर्फ 30% ही इक्विटी में एक्सपोजर रखना है। सेम रूल आप गोल्ड एंड डेट के लिए फॉलो कर सकते हो।
ऑल्सो पास डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है दोस्तों। उसके अलावा आप जिन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हो वो है, फर्स्ट इज क्रिएट द पोर्टफोलियो विद गोल्स इन योर माइंड। गोल को ध्यान में रख के आपको आपके पोर्टफोलियो को डिजाइन करना है। सेकेंड चीज इज बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो रिस्क जरूर ले अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। उसके बाद ध्यान में ये रखो कि लिक्विडिटी होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो कंसिस्टेंट रहो, कंटिन्यूसली मार्केट में इन्वेस्ट करते रहो, नो मैटर व्हाट मार्केट इज डूइंग। एक्शंस लेते रहो लेकिन ओवर एक्शंस कभी मत लो। हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो और टैक्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि टैक्स में हम अननेसेसरी हमारे अमाउंट ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।